हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई करने के क्रम में आप लोगों ने रिसेंटली सीखा है गॉस का थ्योरम, और गॉस के थ्योरम के बाद हम लोगों ने जाना गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस रॉड के लिए, कंडक्टिंग सीट के लिए और चार्ज्ड सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके देखा था। आज उसी सीरीज को, उसी क्रम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और एप्लीकेशन में सीखते हैं थिन स्फेरिकल सेल का। तो हम लोग आज सीखेंगे है आपका एप्लीकेशन ही, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर थीन स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर। खोखला गोला जो होता है ना, सेल का मतलब होता है खोल, इसके लिए सीखेंगे। इसके अलावा सॉलिड स्फीयर के लिए भी सीखेंगे, ठीक। और सॉलिड स्फीयर का सीखने के बाद कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझेंगे और तब जाके आपका एप्लीकेशन ये खत्म होता है, ठीक ना। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। चलिए मिलते रहिए, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फॉर थिन स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर। क्या होता है ये, आइए देखिए। मान लेते हैं आपके पास एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और जिसके ऊपर चार्ज दिया गया है। तो हॉलो है तो अंदर में तो चार्ज होगा नहीं, तो जिसका चार्ज दिया गया है कैपिटल क्यू, ठीक। और इस थिन स्फेरिकल सेल के लिए या हॉलो स्फीयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पर, जैसे कि स्फीयर के बाहर सरफेस पर और इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी जो बाहर में है। तो आपको तो पता ही है गॉस का थ्योरम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। इस पी पॉइंट को इनक्लोज करेंगे, किसमें, इसको हम लोग इनक्लोज कर देंगे गॉसियन सरफेस में। गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फेरिकल कर देते हैं, इसको नाम भी लिख देते हैं गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। तरीका तो आपको सिखाया मैं पिछले एप्लीकेशंस में, जाके आप देख भी सकते हैं। अब यहां से हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं यहां पर, लेट अस कंसीडर ए थीन spherical cell of radius r having charge q। लैंग्वेज तो आप पिक्चर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं दोबारा। इफ p is a point placed at a distance r, छोटा वाला r, from the center of sphere, then सेंटर ऑफ स्फीयर से हम लोग मान लेते हैं कि r दूरी पे है, देन फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तब गॉस के थ्योरम से क्या होगा, तो गॉस के थ्योरम से तो हम लोग एलिमेंट वगैरह लेते थे, ध्यान में होगा। इस पी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लेंगे, पी थोड़ा कर देते हैं, एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे। इस क्लोज एरिया के लिए डायरेक्शन किधर होगा, डी ए, बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस प्लस बाहर की ओर। यही पॉइंट आपका पी है। तो गॉस के थ्योरम से क्या हुआ, गॉस देन फ्रॉम गॉस थ्योरम इनक्लोज द गॉस थ्योरम इनक्लोज द गिवन पॉइंट इनटू ए स्फेरिकल Gaussian
सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में हम लोग क्या किए ना, इस पी पॉइंट को इनक्लोज कर दिए। इनक्लोज करने के बाद क्या होगा, इनक्लोज करने के बाद हम लोग लगाएंगे 10 सर्कुलेशन ऑफ EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन। क्योंकि मकसद हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, तो दोनों तो फ्लक्स का ही है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू DA, या ये स्फीयर के केस में हमेशा होता है, कहीं भी आप एलिमेंट्री एरिया लीजिएगा, कहीं भी हम आपको ये इसमें क्या बोलते हैं, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स में बताए थे, कहीं भी आप एरिया लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही जाएगा, हर जगह से ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। ये सब बात आप पिछले वीडियो में भी जाकर डिटेल से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है DA के, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 10 सर्कुलेशन ऑफ EDA cos 0 डिग्री। अब जरा देखिए इस पूरे गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना इनक्लोज्ड हुआ, कैपिटल Q, इप्सिलॉन नॉट तो रहेगा। cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, ठीक। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं E सर्कुलेशन ऑफ DA इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है। अब कुछ केसेस लेंगे यहां पर अलग अलग जगहों के लिए। केस फर्स्ट, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहर में, दैट इज इफ R इज ग्रेटर देन R, मतलब जो जैसा पिक्चर अभी है ये R कहां हो, कैपिटल R से बाहर, बोले तो आउटसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहर चला गया ना ये पॉइंट, तब क्या होगा, तो एरिया यही लेना पड़ेगा आपको। देन यहां से जाइए, अब देन E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, स्फीयर का एरिया DA इज इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ऐसा ही कुछ हम लोग किए थे डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम में, सेम चीज आया था। तो वो थ्योरी ये थ्योरी लगभग बराबर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया आउटसाइड ऑफ स्फीयर, दिस इंप्लाइज आउटसाइड क्या हो गया ना, इसका काम पड़ेगा जब ग्राफ बनाएंगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बटा R स्क्वायर। इसी में आप केस 2 को लिख सकते हैं। केस 2 में है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर, दैट इज इफ R इज इक्वल टू कैपिटल R, देन तो केस ही है कि छोटे वाले R को बड़ा वाला R कर दीजिए, तो बड़ा वाला R करेंगे तो अभी पॉइंट कहां पे आ गया, अभी ये पॉइंट आ गया इस जगह पर, ये आपका गॉसियन सरफेस आ जाएगा कैपिटल R रेडियस का। यहां जो सर्कुलेशन ऑफ DA लिए हैं, क्योंकि बाहर में था छोटा वाला R दूरी पर वो वाला पॉइंट, अब ये पॉइंट कहां पे आ गया, अंदर में यहां पे, तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, तब इसके लिए एरिया हो जाएगा E गुना 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, Q इनक्लोज तो अभी भी है सरफेस में, Q इनक्लोज से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, स्फीयर के लिए ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, कहां पे होगा, सरफेस पर होगा, ठीक बात है। अब इसी तरीके से हम लोग ले लेंगे केस नंबर 3, ये होता है इनसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर के भीतर में, दैट इज इफ R लेस देन R, देन अब लेस देन R में देखिए तो कहां पे आएगा ये पॉइंट अब घसक के अंदर में आ गया। अब अंदर में हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, अंदर में लेंगे तो E सर्कुलेशन ऑफ DA इज इक्वल टू, कायदे से तो Q इनक्लोज बाय इप्सिलॉन नॉट होगा, अब अंदर में तो कोई चार्ज इनक्लोज है ही नहीं, तो E गुना 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बटा इप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज E बराबर 0, क्यों, क्योंकि अंदर में चार्ज इनक्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं, बिकॉज इनसाइड ए कंडक्टर नो चार्ज एग्जिस्ट, कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, इसलिए हम लोग लिखे भी थे प्रॉपर्टीज ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में इनसाइड ए कंडक्टर नो चार्ज एग्जिस्ट सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है? ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक बात है। तो सरफेस तक तो होगा ही, उसके बाद नहीं होगा। तो इसको ग्राफ पे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। कैसे? एक तरफ मान लेते हैं आर है और एक तरफ मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब आर छोटा था आर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं। जब आर बराबर हो गया आर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना? ये वाला मैक्सिमम वैल्यू। और जब आर बड़ा हो गया आर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? घटना चालू हो जाएगा, सटेगा नहीं, पैरेलल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब सेंटर से लेकर सरफेस के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। सरफेस पर जो ही आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और सरफेस से जो जो दूर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कमता चला जाएगा। गॉट इट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम सिंपल सा चीज है ये सब। और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नहीं, इसलिए तो चौथा होगा ना। तीन को तो बता दिए थे पहला वीडियो में, इसके पीछे वाले में। ये 4 नंबर पे है। अब इसी में थोड़ा हम सुधार देंगे। आप लोग नोटबुक लेकर नोट कर सकते हैं, है ना। नोटबुक लेकर के आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। और इसी में हम थोड़ा सुधार के सॉलिड स्फीयर का भी कर देंगे। सॉलिड स्फीयर का बस तीसरा केस चेंज होता है, हम इसको मिटा के ठीक से फिर लिख देते हैं। ये आपका अगला केस है, केस नंबर 5। फॉर ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के। अब जरा देखिए सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा। इस पिक्चर को मिटा देते हैं, बस इस पिक्चर को ही मिटाएंगे क्योंकि बाद बाकी लैंग्वेज का काम पड़ेगा तो दोबारा आप क्यों ही लिखेंगे। सॉलिड स्फीयर का मतलब यह हुआ कि आपके पास ये कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर में, क्योंकि मटेरियल से भरा हुआ है ना, तो इसमें इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसी का सेंटर है O और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। तो काम वही करना है अभी भी। अगर सॉलिड स्फीयर का है तो यहां पर लैंग्वेज भी ठीक कर देते हैं। लेट अस कंसीडर A solid sphere of radius capital R having charge capital Q। कैपिटल Q चार्ज है इसका, कैपिटल Q चार्ज है और रेडियस इसका कैपिटल R है। ठीक। इफ P is a point placed at a distance R from the center of sphere, P कोई पॉइंट है R डिस्टेंस पर, कहां से? सेंटर ऑफ स्फीयर पर, स्फीयर से। देन फ्रॉम गॉसेस थ्योरम इनक्लोज द गिवन पॉइंट इनटू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो गॉस का थ्योरम अगर लगाना है तो इसको क्या करना होगा? इस P पॉइंट को इनक्लोज करना होगा। किसमें? गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में इनक्लोज कर दिया सॉलिड स्फीयर को हम लोग। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 10 E सर्कुलेशन ऑफ dA cos थीटा क्या होगा? अब dA क्या करेंगे? यहां पर फिर से उसी प्रकार से एक एलिमेंट चुन लेंगे हम लोग। अब इस एलिमेंट के लिए आप देख सकते हैं एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और प्लस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? आउटवर्ड। दोनों तो बाहर ही चला जाएगा ना। तो यहां भी क्या होगा? एज E पैरेलल टू dA सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दिक्कत है? सेम चीज, सेम केस जो हॉलो स्फीयर का किए हम लोग, ठीक उसी ढंग से सॉलिड स्फीयर का भी करेंगे, है ना। यहां भी 0 डिग्री होगा तो थीटा कितना ले लेंगे? यहां पर 0 डिग्री ले लेंगे तो वैल्यू डाल दीजिए। फिर E dA cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा? Q इनक्लोज। अब इस बाहर वाले गोले के अंदर तो पूरा का पूरा कैपिटल Q चार्ज इनक्लोज है, तो कैपिटल Q बाई इप्सिलॉन नॉट E सर्कुलेशन ऑफ dA इक्वल टू कैपिटल Q बाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहां से फिर से उसी लॉजिक पे आते हैं। किन को केस उठेगा? आउटसाइड ऑफ स्फीयर
स्फीयर के बाहर क्या होगा? स्फीयर के बाहर दैट इज इफ आर ग्रेटर देन आर देन, तो इस स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर का एरिया लेना पड़ेगा ना। तो ई डीए का सर्कुलेशन 4 पाई आर स्क्वायर तक जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन ए कहां तक का? इस आर रेडियस तक का पूरा एरिया। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू आ गया आपका। जो केस फर्स्ट में सीखे थे सेम टू सेम यहाँ पे। केस टू में भी वही बात हो गया। केस टू में कहां पे आ गया? पी पॉइंट आपका सरफेस पे आ गया। केस टू में पी पॉइंट कहां पे आ गया? आपके इस सरफेस पे आ गया। जैसा किया गया तो भाई एरिया के लिए स्मॉल आर पिछला बार लिए थे आउटसाइड के लिए, तो सरफेस के लिए कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, तो कैपिटल आर का लेंगे तो फिर ई बराबर क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। सेम चीज है, बाहर में था तो स्मॉल आर, सरफेस पे है तो कैपिटल आर, और यहां भी पिछली बार की तरह मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब इनसाइड पे आते हैं हम लोग। इनसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर के अंदर दैट इज इफ आर लेस देन आर, तब क्या होगा? तब ई सर्कुलेशन ऑफ डी ए क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। अंदर का मतलब ये हो गया कि अब पी पॉइंट यहां पे आ गया, ये गोला लेना पड़ेगा ना आपको। पी पॉइंट अगर अंदर आ गया यहां पे, तो अब ये वाला स्फीयर का गोला लेंगे, छोटा वाला आर रेडियस जो कि अंदर में आपके है। तो कैपिटल आर रेडियस का चार्ज कैपिटल क्यू है ना, अभी तो चार्ज इनक्लोज है, पिक्चर से भी दिख रहा है। छोटा वाला आर में कितना चार्ज इनक्लोज होगा? तो अभी यहां पर हम लोग जीरो नहीं दे सकते, अभी हम लोग यहां पर जीरो नहीं देंगे, तो कितना देंगे सर? इसके लिए आपको करना होगा कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। इस आर रेडियस और क्यू चार्ज वाले स्फीयर के पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज निकाल लिए, अब इसको गुना कर देंगे किससे? दिए गए रेडियस वाले स्फीयर से, यानी कि छोटा आर वाले स्फीयर से, और बाई इप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। 4/3 पाई कट जाता है, आर स्क्वायर से ये क्यूब का टर्म कट के बस आर बचता है। अब यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई आपका बच जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यू। ये वैल्यू आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में प्रोपोर्शनल टू आर है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। और जब ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा और उसको हम लोग ग्राफ पर ट्रेस करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसके ग्राफ में अब जब आर छोटा होगा आर से, तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब यहां से हम लोग लॉजिक क्या सीखे इस पूरे डेरिवेशन से, आप लोग नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक के आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर ले तब समझिए। गोले के सेंटर पर यानी कि जब आर जीरो होगा तो ई बराबर भी क्या होगा? जीरो होगा। आर बराबर जीरो तो ई बराबर जीरो। सेंटर से जो जो आगे बढ़ेंगे तो चार्ज का मात्रा ज्यादा इनक्लोज होगा। सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे, चार्ज का मात्रा ज्यादा इनक्लोज होगा, होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और सरफेस पर आते आते क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सरफेस पे आते आते मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद अगर सरफेस के बाहर चलते हैं किसी दूसरे पॉइंट की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? घटेगा 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 घटेगा, तो घटता हुआ सा आएगा, घटता हुआ सा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता हुआ सा आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। तो बात समझ में आ गया? आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों एप्लीकेशन, थिन स्फेरिकल सेल का भी और सॉलिड स्फीयर का भी, दोनों का ही फर्स्ट केस सेकंड केस तो सिमिलर है, सेम ही है। थर्ड वाले केस में थोड़ा बस क्यू इनक्लोज की बात है। तो थर्ड वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? पहले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं और छोटा आर रेडियस वाले स्फीयर के वॉल्यूम से गुना कर देते हैं। 4/3 पाई कट जाता है, रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आर ऊपर में बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। क्लियर है बात? क्लियर है बात। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और
इस तर्ज पे ही, सॉलिड स्फीयर वाले तर्ज पे ही एक और एप्लीकेशन आता है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी होता है, फॉर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इसको मिटा देते हैं, उधर वाला थोड़ा छोड़ देते हैं, उसका दिखाएंगे उसी एप्लीकेशन पे कैसे काम होता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों का है 4, 5, 6 फॉर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के लिए तो मान लेते हैं ना, अपने पास एक स्फीयर है ए रेडियस का, दूसरा स्फीयर है बी रेडियस का। ए रेडियस, बी रेडियस, ए का चार्ज मान लेते हैं Q1 है और बी का चार्ज मान लेते हैं -Q2 है, माइनस वाला लेते हैं, और भी ले सकते थे तीसरा भी सी रेडियस का, दो ही काफी है। आप मैक्सिमम एस्टीवर मास में भी देखे हैं, बस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर 2 गो, तीसरा वाला तक का क्वेश्चन अभी तक हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर मिल भी जाएगा तो बनेगा उसी तरीके से जैसे अभी 2 गो वाले का सिखाएंगे, है ना। अब यहां पर देखिए हम लोग केसेस लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग सोचते हैं इफ आर लेस देन ए, देन आर क्या हो, ए से छोटा हो, मतलब आर आपका अंदर में कहीं पर हो, इस तरीके से। आर कहां पे हो, आर आपका अंदर में हो कुछ इस प्रकार से, दिख रहा है छोटा सा। तब क्या होगा, चूंकि स्फीयर है तो डायरेक्ट लिख देते हैं सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर के केस में करते हैं हम लोग, यहां पर एलिमेंट लेंगे तो पैरेलल ही होगा ना ये। तो ई सर्कुलेशन ऑफ डी ए, क्यू इनक्लोज्ड कितना लेंगे, ए रेडियस तक का चार्ज है क्या Q1, ए रेडियस तक का चार्ज है, हमको चाहिए छोटा वाला आर, स्मॉल आर, ये वाला आर, छोटा सा आर रेडियस तक का कितना होगा। तो काम वही यही वाला करेंगे, पहले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, कितना होगा Q1 बाई 4/3 पाई, रेडियस ए है तो ए क्यूब, और हमको चार्ज चाहिए कहां तक का, स्मॉल आर रेडियस का, तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। दिक्कत ई डीए का सर्कुलेशन यानी कि एरिया, डीए का इंटीग्रेशन एरिया, एरिया कहां का, इस आर रेडियस तक का ही ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, आर क्यूब है। अब ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ई कितना हो जाएगा, Q1 आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग केस 2 पर विचार करें कि इफ ए से बड़ा हो आर लेकिन छोटा हो बी से, यानी कि ए और बी के बीच आ गया, कहां आ गया, कुछ इस तरीके से, ए और बी के बीच आ गया, तो ए का तो पूरा पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया, लेकिन बी का -Q2 का आर रेडियस तक का ही चार्ज इनक्लोज होगा। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, काम वही अभी भी करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई सर्कुलेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना होगा, देखिए Q1 तो पूरा पूरा आ गया, Q2 माइनस में तो माइनस लेंगे, अब इसका निकालिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q2 तो ए और बी के बीच में है ना, ए और बी के बीच में है, तो Q2 बाई 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब, क्योंकि बीच में ही है ना, और हमको चाहिए आर रेडियस तक के बीच का, तो आर रेडियस के लिए हम लोग करते क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब कर देते हैं, इससे आर रेडियस तक का इनक्लोज चार्ज मिल गया। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाता है, ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, डीए का सर्कुलेशन 4 पाई आर स्क्वायर, अच्छा होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब बच गया इधर से Q1 माइनस Q2 आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बन जाएगा आपका, E बराबर Q1 माइनस Q2 आर क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब होल डिवाइडेड बाई
4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया आपका ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इसी प्रकार से केस थर्ड अगर हम लोग ले लें, क्या ले लें, केस थर्ड ले लें कि इफ आर ग्रेटर देन सी, आर क्या हो, सी कहते हैं, सॉरी, इफ आर ग्रेटर देन बी, बी से बड़ा हो जाए। अगर बी से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये बाहर कहीं जाएगा, ये दोनों का दोनों चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। तो काम तो फिर से वही करेंगे, गॉस का लगाना है तो देन कर देते हैं, देन सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई सर्कुलेशन ऑफ डी इज इक्वल टू, अब ये जो बाहर का स्फीयर लिए है इसके अंदर तो दोनों चार्ज इनक्लोज हो गया ना, Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यदि डीए लेंगे तो डीए आर रेडियस वाला स्फीयर का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग क्या एग्जैक्ट इतना हो जाएगा। आया बात समझ में? तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पर आपको डिजिट दे देगा, न्यूमेरिकल्स भी रहता है, एचसीएफ में सवाल है, बिना डिजिट वाला सवाल है, देखा हुआ है मेरा, एमटीजी में भी है। उसका सॉल्यूशन तो हम बताएंगे आपको एमटीजी का, अब बस एप्लीकेशन हो ही गया तो एमटीजी का सॉल्यूशन डालेंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। ऐसे जब तक हम नहीं डालते हैं आपका होमवर्क है कि आप उसको बना के दीजिए, है ना। चलिए उस पर अटेम्प्ट करेंगे, बनेगा नहीं बनेगा तो राजीव सर हैं, वो तो बता ही देंगे, है ना। चलिए इस सबको मिटाते हैं और एक और एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें हम लोग पूरा मिटा देते हैं, जिसमें हम लोग कंडक्टर्स के सरफेसेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आइए समझाते हैं आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इस पर क्वेश्चंस है, एचसीआर में भी है, एमटीजी में भी है। क्या है ये, आइए जरा इसको दिखाते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई एक, इधर करते हैं, मान लेते हैं अपने पास कोई एक कंडक्टर है, हो सकता है कोई एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। ये कौन सा कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर, और यदि इसको हम लोग चार्ज दे दिए Q, आइसोलेटेड कंडक्टर को क्या किया हम लोग, चार्ज दे दिए Q, तो कंडक्टर के दोनों सरफेसेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर बराबर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बराबर बराबर, मतलब आपको बताए भी थे कंडक्टिंग शीट वाले में, अगर Q चार्ज देंगे तो Q/2 आपकी ओर, तो Q/2 मेरी भी ओर, है ना, तो दोनों साइड रहता है, ठीक है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक कंडक्टर्स एक दूसरे के नजदीक हो सकता है, दो या दो से अधिक कंडक्टर्स एक दूसरे के क्या हो, नजदीक हो, और तब उसको चार्ज दिया जाए, इसको मान लेते हैं Q1 दिए, इसको मान लेते हैं कि Q2 दिए, तो क्या अब इसमें भी Q1/2, Q1/2, Q2/2, Q2/2 कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा कि नहीं कर सकते हैं। आइसोलेटेड होगा मतलब अकेला के लिए होगा तब तो कर सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक कंडक्टर्स एक दूसरे के नजदीक हो तब हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली या सिमेट्रिकली नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं सर, आइए उसी को तो सीखना है भाई। इसलिए आपका यहां पे अगला एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, किस पर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स पर या फिर कंडक्टिंग प्लेट पर, जो कह लीजिए। आइए दिखाते हैं कि अब इस पर हम लोग करते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्टेप, इसका पहले थ्योरम सिखाते हैं आपको। सबसे पहला स्टेप है कि रफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस सरफेस पर Q1 माइनस Q है, तो इस सरफेस पर प्लस Q होगा। सरफेस का नाम दीजिए 1 2 3 4, ठीक। ड्यू टू इंडक्शन अगर इस पर प्लस Q है तो इसके सामने वाले पर क्या आएगा, माइनस Q। अच्छा ऐसा क्यों किया, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस Q प्लस Q कट के Q1 मेंटेन ना हो गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो नॉन वैलिड हो नहीं सकता ना, उसको तो वैलिड रहना है। तो दोनों चार्ज को जोड़ेंगे, दोनों प्लेट के चार्ज को, तो मेन चार्ज जो Q1 है उसके बराबर आना ही चाहिए।
ठीक है। इंडक्शन की वजह से प्लस क्यू के ठीक सामने आ जाएगा माइनस क्यू के साथ अगर इस पर जुड़ जाएगा तो Q2 प्लस क्यू, ताकि दोनों को जोड़े तो क्यू कट के Q2 बन जाए। अब हम लोग करते क्या है कि किसी एक कंडक्टर या तो इसमें या इसमें अंदर में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P, और कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये बात आपको पता ही है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं अलग अलग सरफेसेस के लिए। तो इस P पॉइंट को हम लोग रेफरेंस के लिए बाहर निकाल दिए, क्योंकि अंदर में करेंगे तो गचपच हो जाएगा ना, तो बाहर निकाल लेते हैं। पहले सरफेस के लिए देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो प्लस प्लस बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर आ गया आपका E1, ये भी प्लस है। सेकेंड सरफेस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना, तो प्लस प्लस ये भी बाहर की ओर आएगा E2, अच्छी बात है। तीसरे सरफेस पर बात करते हैं, तीसरा माइनस में है तो प्लस माइनस, प्लस से माइनस इधर चला गया आपका E3। Q4 पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस प्लस बाहर की ओर, तो E4 हो गया आपका बाहर की ओर। अगर P को रेफरेंस मान ले तो कायदे से क्या होगा, P के इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेना है तो P के इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेंगे, यानी कि P पर फील्ड लेंगे कितना, P का फील्ड हो जाएगा आपका E एट P। अच्छा एक चीज और रिकॉल कर देते हैं, किसी भी कंडक्टिंग सीट के लिए अगर Q चार्ज दिए हैं, कोई कंडक्टिंग सीट है और उसको हम लोग क्या किए हैं, Q चार्ज अगर दिए हैं, तो इसके लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, Q बटा A इप्सिलॉन नॉट, जहां A प्लेट का एरिया है तो E बराबर Q बटा A इप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप लोग को सिखाए थे सेकंड एप्लीकेशन में, आपको ध्यान में होगा, अदरवाइज आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेट का चार्ज कितना, Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस Q और अपने मर्जी से लगा देंगे A इप्सिलॉन नॉट, 2A होता है 2A इप्सिलॉन नॉट, तो 2A इप्सिलॉन नॉट। सेकेंड सरफेस, सेकेंड के लिए E2 नेगेटिव में है तो लगा देंगे माइनस Q बटा 2A इप्सिलॉन नॉट। थर्ड सरफेस E3 पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो प्लस में Q बटा 2A इप्सिलॉन नॉट। चौथा सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में जा रहा है तो लगा देंगे माइनस Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2A इप्सिलॉन नॉट। कायदे से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो कट ही जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। P पर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेंगे, ये बात भी सही है क्योंकि अंदर में पॉइंट है। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2A इप्सिलॉन नॉट, 2A इप्सिलॉन नॉट, 2A बीच का कटिए गया ना। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो बच गया Q1 माइनस Q, यहां माइनस लगा तो ब्रैकेट खोल के माइनस Q2 माइनस Q, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे और इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 माइनस Q कितना हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू 0। इस 2Q को उधर ले जाए तो Q1 माइनस Q2, दिस इंप्लाइज स्मॉल q कितना आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। स्मॉल q क्या था आप पिक्चर में देख लीजिए, ये था चार्ज ऑन इनर प्लेट्स, ये अंदर वाला जो प्लेट दिख रहा है ना उसका चार्ज है। ठीक, तो बाहर वाले का क्या होगा, तो बाहर वाले का भी तो डाले ही मैंने Q1 माइनस Q, इसका वैल्यू डालिए ऑल्सो करके, ऑल्सो Q1 माइनस Q कितना होगा, तो Q1 तो Q1 ही है और स्मॉल q का वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस लगा दीजिए Q1 माइनस Q2 बाई 2, ब्रैकेट खोल दे तो Q1 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस Q1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस Q2 बाई 2। इसको जब जोड़ घटाव करेंगे तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, एक में से आधा गया तो आधे ना बचा, एलसीएम तो 2 रहेगा ही रहेगा। एंड इस तरफ का Q2 प्लस Q कितना होगा, तो Q2 तो Q2 ही है और स्मॉल q का वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 प्लस Q1 बाई 2 माइनस Q2 बाई 2, एक में से फिर आधा चला जाएगा तो आधा बचेगा ना भाई, सॉल्व करेंगे तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 ही आएगा।
ये Q1 प्लस Q2/2 क्या आया? ये आया आपका चार्ज ऑन आउटर प्लेट्स, जो बाहर का प्लेट है उसका चार्ज आया। अब इसको करेंगे क्या हम लोग, एज ए थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, है ना, और इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए कैसे कैसे चुटकियों में बनेगा अब सवाल। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में कि आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, एक पर चार्ज दिया गया है Q और दूसरे पर चार्ज दिया गया है कितना, 2 डिजिट ले लो भाई, चलो 3Q लेते हैं, 3Q ले लिए। तो अब इसमें प्लेट्स पर चार्ज बोलेगा कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। प्रत्येक प्लेट पर आपको क्या करना है, चार्ज बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे ऑन इनर प्लेट्स। इनर प्लेट पर क्या लिखते हैं भैया, Q1 माइनस Q2/2, Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू 3Q/2, एक में से 3 घट जाएगा तो -2Q/2 कट गया, कितना आ गया, -Q। इसी प्रकार से ऑन आउटर प्लेट्स, बाहरी प्लेट पर कितना होता है, तो Q1 प्लस Q2/2, Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू 3Q होल डिवाइडेड बाई 2, जोड़ेंगे तो 4Q/2, काट देंगे तो 2Q बचा। तो आउटर पर कितना आया, 2Q, इस पर डालेंगे 2Q, इस पर डालेंगे 2Q, कोई दिक्कत। अंदर में कितना आया, -Q, तो -Q, इस पर आ जाएगा आपका +Q। कई जगह कैसे सर, इस पर +Q क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए हुआ क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, वो तो वैलिड रहेगा ना। अब देखिए 2Q और इस -Q को जोड़ेंगे तो Q मेंटेन है, +Q 2Q को जोड़ेंगे तो क्या ये 3Q मेंटेन है। तो कंडक्टर के चार्ज को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो दिया हुआ है सो दिया हुआ है। ये तो आपस में बंटवारा कर रहा है ना भाई, नया ना क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई नया डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये आपस में क्या कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। ठीक बात है, चलिए इधर से मिटा दे। नोट कर लिए सब लोग, चलिए नोट कर लिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, एक दो और क्वेश्चन को देखते हैं। एक एचसी वर्मा का सवाल है, वो भी देख लेंगे इसी लाट में हम लोग। चलिए पूरा मिटाते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिया है, अब एक निगेटिव वाला लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका, चलिए ट्यूबी है, और इस पर मान लेते हैं आपका -Q है, हो सकता है, चलिए हो सकता है। तो अब इस पर क्या करेंगे, ऑन इनर प्लेट्स, बताइए इनर प्लेट पर Q1 माइनस Q2/2 करेंगे। Q1 कितना, 2Q माइनस Q, चूंकि नेगेटिव चार्ज है बाई 2, माइनस प्लस हो जाएगा, 3Q/2 कितना आ गया, ये आ गया आपका 3Q/2। इसी प्रकार से आउटर प्लेट्स पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2/2, Q1 कितना 2Q, Q2 कितना -Q/2, दो में से एक गया तो एक का मतलब Q/2, यानी कि इस पर आ गया आपका Q/2, इस पर भी आ गया Q/2। इनर प्लेट का चार्ज 3Q/2 आया है, तो प्लस में 3Q/2, इसमें -3Q/2। आप दोनों को जोड़कर देखिए 2Q हो जाएगा, इस दोनों को जोड़कर देखिए तो -Q हो जाएगा। अगर है तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। चलिए 3 को प्लेट लेते हैं। अभी आपके एचसी वर्मा का सवाल है, गॉस थ्योरम चैप्टर है उसका। एक प्लेट, दूसरा प्लेट और ठीक तीसरा प्लेट, एक पे चार्ज है Q, दूसरा पर है 2Q। काम वही करना है भाई, क्या करना है, ऑन इनर प्लेट। इनर प्लेट है, बताइए Q1 माइनस Q2/2, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है 2Q/2, काट कुट के एगो Q बचेगा ना माइनस करके, तो -Q/2 ऑन आउटर प्लेट्स। आउटर प्लेट्स पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2/2, Q1 कितना Q,
Q2 कितना, 2Q प्लस करके तो 3Q/2। आउटर पर कितना आ गया, 3Q/2। आउटर पे कितना आ गया, 3Q/2। इनर पर कितना आएगा, इसमें आएगा -Q/2, माइनस वाला के ठीक सामने, प्लस Q/2 उसके बगल वाला पर, -Q/2 माइनस Q के ठीक सामने, प्लस Q/2। लगा दो प्लस का भी साइन, जोड़ के देख लो भाई। अब 3Q/2 में से -Q/2 घटेगा तो निश्चित ही कैपिटल Q आएगा, एगो Q बचेगा, प्लस माइनस कट के 0 हो गया, इस पर तो कोई चार्ज था ही नहीं बीच वाले प्लेट पर। इस दोनों को जोड़ेंगे 3Q/2 और Q/2 को, तो 2Q पक्का आपका आएगा ही आएगा। तो आप इस प्रकार से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए, ठीक बात है। चलिए मिटा दे इसको। ये सब था आपका गॉस का थ्योरम, जिस पर डिपेंडेंट एप्लीकेशंस देखे, कई सारा देखे। तो कैसा लगा आपका वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा, झकास। चलिए इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, इसी प्रकार अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके मैं वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होता रहे, आप न्यूमेरिकल्स पे भी अटेम्प्ट अच्छा से ले सके और थ्योरेटिकली भी आप स्ट्रांग हो सके और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। और अपील फिर से वही है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसका तो पैसा लगता नहीं है, ठीक। और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।